भारत पर सबसे बड़ा आतंकी हमला। दस आतंकवादी, 160 से ज्यादा हत्या। मुंबई का दर्द भूला नहीं हिंदुस्तान। मुंबई आतंकी हमले में जिनकी मृत्यु हुई, मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 14 साल गुजरे, जख्म बाकी है। ये याद करने का तो अवसर है, पर यह भी है कि जिनकी जिम्मेदारी थी उनको कभी हमें ना भूलना चाहिए ना छोड़ना चाहिए। ना भूलेंगे ना माफ करेंगे। मुंबई आतंकी हमले की आज 14वीं बरसी है। आज से ठीक 14 साल पहले 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से आए आतंकियों ने मुंबई को बंधक बना लिया था और निहत्थे लोगों पर हमला कर 160 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी थी। लेकिन 14 साल बाद भी देश उस हमले के जख्म नहीं भूला है। देखते हैं इंसानियत पर उस हमले की सबसे बड़ी कवरेज जी न्यूज के कैमरे से। और उनको ये अल्टीमेटम दे दे, ये तो हमारा अभी तो ट्रेलर है, अभी असल फिल्म तो अभी बाकी है। हुकूमत ये बात जान ले कि ये तो हमारा ट्रेलर है, अभी असल फिल्म बाकी है। ये एग्जाम्पल, ये छोटा सा एग्जैक्ट जो हमने आपको दिखाया है, फिल्म तो भी सारा पड़ा है। साल 2008, ये सितंबर महीने की बात है। मुंबई पर एक बड़े हमले की तारीख तय हो चुकी थी। लेकिन अचानक तारीख में फेरबदल हुआ और सितंबर महीने का तय हमला 26/11 की तारीख में बदल गया। इस सच से पर्दा उठा रहा है जी न्यूज का पहला और सबसे अहम विटनेस। वो विटनेस जो 1993 ब्लास्ट जैसे कई बड़े हमलों और कई आतंकी साजिशों का पर्दाफाश कर चुका है। वो विटनेस जिसका पाला पिछले 27 सालों में कई बार अंडरवर्ल्ड के डॉन और शातिर आतंकियों से पड़ा है। इस पुलिस ऑफिसर के हाथ में मुंबई पुलिस की जांच टीम की कमान है। ये वही पुलिस ऑफिसर है जो 26/11 को हुए मुंबई हमले के दौरान 60 घंटों तक पुलिस कंट्रोल रूम का इंचार्ज था, जिसकी कसाब से मुलाकात 27 नवंबर यानी कसाब के पकड़े जाने के कुछ ही घंटे में हो गई थी। मुंबई हमले का हर एविडेंस और हर विटनेस इस पुलिस ऑफिसर की नजरों से गुजरा है। जी न्यूज का पहला विटनेस है राकेश मारिया, जॉइंट कमिश्नर मुंबई पुलिस। ये सितंबर एंड में होने वाला था ये हादसा, लेकिन सितंबर एंड में आप जानते हो इंडियन मुजाहिदीन ऑल ओवर द कंट्री, इंडियन मुजाहिदीन को न्यूट्रलाइज किया गया था। लेकिन कुछ बातें ये ऑफिसर भी नहीं बताता। तो उन्होंने कुछ कारण वजह से ये पोस्टपोन कर दिया एंड ऑफ सितंबर का, और ये ऑपरेशन नवंबर में हुआ। जी न्यूज ने मुंबई हमले की जो तहकीकात की उसमें कई सवाल सामने आते हैं। ये बात अब सब जानते हैं कि आतंकियों के भारत पहुंचते ही
इंटेलिजेंस एजेंसियों ने आतंकी और सरहद पार बैठे कमांडर की बातचीत रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी थी। हाँ करें, उसको बिठाएं, उसका मतलब मुंह रखें आगे को और सर की ना बैक साइड पे रखे ना तुम्हारे साथ। करें मैंने कहा मैं सुन रहा हूँ, करें। ये बातचीत बतौर सबूत अब कोर्ट में है, इसलिए जी न्यूज इस बातचीत का पूरा ब्यौरा आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन ये फोन रिकॉर्ड कई सवाल खड़े करते हैं। अभी तक ये कहा जाता था कि पाकिस्तान में बैठा कमांडर हमले की हर तस्वीर टीवी पर देख रहा था और टीवी में दिखने वाली तस्वीरों के मुताबिक आतंकियों को अगले टारगेट के लिए हुक्म दे रहा था। लेकिन अगर पूरी बातचीत को गौर से सुना जाए तो ऐसा लगता है कि मुंबई में हमले के वक्त पुलिस की मूवमेंट और उनकी अलग अलग जगह पर तैनाती की पल पल की खबर पाकिस्तान में बैठे कमांडर को लग रही थी। जिस डिटेल में वो आतंकवादियों को आसपास की हरकतों के बारे में बता रहा था, उससे ऐसा नहीं लगता कि वो टीवी पर देखकर बातें की जा रही थी। टीवी पर लगातार अलग अलग जगह की तस्वीरें चल रही थी, लेकिन कमांडर एक ही जगह की बात तफसील से कर रहा था। सवाल उठता है कि पाकिस्तान में बैठा कमांडर हर डिटेल इतनी अच्छी तरह से कैसे बता पा रहा था। क्या कमांडर के कुछ लोग मुंबई में हमले के दौरान हमले की जगह पर या आसपास मौजूद थे? अगर ऐसा था तो वो लोग कहां हैं? क्या वो फरार हो चुके हैं? क्या हमले से जुड़े कुछ लोगों के बारे में आज भी पूरी जानकारी नहीं है? जॉइंट कमिश्नर राकेश मारिया अभी कुछ नहीं कहना चाहते। वो सिर्फ इतना बताते हैं कि हमले की पूरी साजिश विदेश में रची गई थी। ये एंटायर थिंग वाज डन ऑन फॉरेन सॉइल। छब्बीस 11/2008 की रात मुंबई पुलिस शहर की सड़कों पर अलग अलग जगहों पर हमलावरों को ढूंढ रही थी। तकरीबन रात को 9:40 के करीब 21:40 के करीब शुरू हुआ। हमले की पूरी जानकारी जुटाने में लगे क्राइम ब्रांच के राकेश मारिया 4 घंटे में करीब 1365 फोन कॉल्स रिसीव कर चुके थे। लेकिन इमीडिएटली उसके बाद में ताज, ओबेरॉय, फिर नरीमन हाउस और फिर CST की घटनाओं के बारे में कंट्रोल रूम में जब इंफॉर्मेशन दी, तब तक तो ये लगा था कि इट इज समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। मुंबई पुलिस को यह समझने में करीब 4 घंटे का वक्त लग गया कि ये गैंग वॉर नहीं, एक आतंकी हमला है। मतलब काम हो दुनिया तक उसके खौफ जड़ा ना वो तारी गए यार। और तब तक दुश्मन देश से आए ये आतंकी अपने अपने टारगेट पर पोजीशन लेकर अपने आप को मजबूत कर चुके थे। ये बात खुलने लगी थी कि हमलावर पाकिस्तान के सबसे बड़े आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के थे, जो समुद्र के रास्ते मुंबई पहुंचे। इन 10 दहशतगर्दों को उनके आकाओं का एक ही फरमान था कि जब तक तुम में जान है तब तक मासूमों की जान लो और ज्यादा से ज्यादा जान लेते रहो। आतंक की इतनी भयावह और क्रूर तस्वीर पेश करो कि पूरी दुनिया में इस हमले की चर्चा हो। पाकिस्तान में बैठा कमांडर आतंकियों से सैटेलाइट फोन के अलावा वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए बात कर रहा था और यह इंटरनेट कॉल फोनिंग कंपनी अमेरिकन थी, जिसका बेस न्यू जर्सी में था। भारत की सीमा में रिकॉर्ड किए गए सबसे पहले फोन कॉल में पाकिस्तान में बैठा कमांडर पंजाबी में पूछता है, अच्छा जेड़ा कश्ती दे विच बंदा सी तुहाडे नाल वो मार दित्ता सी? हां हां जी कश्ती विच तुहाडे कोल एक बंदा सी लांच विच ओनू खत्म कर दित्ता। हां जी कद ना मारिया जे ओनू जिबा कीता सी।
सबसे पहले हमला शुरू हुआ कोलाबा कॉजवे पर। टैक्सी से आए 2 आतंकवादियों ने टैक्सी में एक टाइमर बम छोड़ दिया जो ठीक 1 घंटे में फटने वाला था। दोनों अपने टारगेट की ओर बढ़े। इनका टारगेट था 138 साल पुराना और मुंबई का सबसे मशहूर बार कैफे लियोपोल्ड। ये जगह हमेशा विदेशी टूरिस्टों से भरी रहती है। अनामिका भी अपने दोस्तों के साथ हमला होने से कुछ मिनट पहले ही वहां पहुंची थी। अनामिका वॉशरूम गई और अचानक एक अजनबी से टकराई। आई सेड सॉरी, तो ही डजंट मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं दिया, कुछ नहीं। पी करके आके रिटर्न बैक आया, ऐसा मुझे हाथ मारा। मैं बैठी थी, मेरे सामने के चेयर पे था, इसके लिए ऐसा क्रॉस करके ऐसा हाथ मारा। तो ऐसा मैंने देखा तो बोला इट्स ओके। इसके बाद खाने का इंतजार कर रही अनामिका ने एक आदमी को बैग से सामान निकालते देखा। तो सडनली कैश काउंटर के पीछे से ढूम करके आवाज आई। ऐसे ना जिस तरफ से आवाज आती है तो उस तरफ हम देखने लगते हैं ना, तो उस तरफ हमारी नजर गई। तो मैं जैसे ही बोली कि चल विल चेंज द चेयर, विल गो देयर। आंखों ने देखा कि वहाँ पे धुआं और चिंगारियाँ उड़ रही है। ऐसे बोलने में अचानक से पूरी पब्लिक भाग रही है, फायरिंग स्टार्ट हो गई है। आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, ग्रेनेड से हमला किया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। टैक्सी से उतरे और बहुत देर तक फोन पे बात कर रहे थे। तो हम जैसे नॉर्मल टूरिस्ट ही है जैसे जैसे उन लोगों का कम्युनिकेशन खत्म हुआ, उन लोगों ने ग्रेनेड फेंका, ये वहाँ से घुसे यहाँ से घुसे और सबको। आतंकियों ने गन को रीलोड कर उन लोगों को भी खत्म किया जो भाग नहीं पाए। तो बाद में सब पर धुआं हो गया। अच्छा, उसके बाद मालूम नहीं, वो लोग ने फिर अंदर सब पर गोली बार चले। फिर मैं भी, मेरे भी हाथ में ट्रे था। अच्छा, 5-6 गिलास तो सब पर फूट गया। अच्छा, और फूटने के बाद मेरे को भी गोली लगा, पूरा ट्रे का ट्रे पूरा ऐसा उड़ गया। और बाजू में 2 गेस्ट लोग था, वो भी मर गए। सुबह वो लोग ने फायरिंग चालू किया, फिर 3 मिनट के लोग गायब हो गए। वो लोग का मैगजीन लोड करने के लिए। तो हमारा कस्टमर सोचा कि वो लोग भाग गए, लेकिन वापस घुस के लोग वापस चालू किया। कैफे लियोपोल्ड में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी थी और 28 लोग घायल हो चुके थे। आतंकियों का अगला प्लान कैफे लियोपोल्ड के पहले फ्लोर पर जाना था। ऊपर जाने का रास्ता मालूम नहीं था, लेकिन इसके बाजू में सीढ़ी जाता है। वो सीढ़ी के ऊपर कंफ्यूज होकर नीचे आ गया। टेरेस ऊपर की नहीं, उधर एक टेबल था, वो फॉरनर टेबल से पुश किया तो डोर लॉक हो गया, इसके लिए आने से गया। कैफे लियोपोल्ड में आज भी घटना के निशान मौजूद हैं और चश्मदीद आज भी सहमे हुए हैं। जो मेरे सामने जिधर ग्रेनेड फेंका ना, उधर में जब भी हादसा थोड़ा शांत हो गया, जब भी आया तो इधर सब डेड बॉडी देखा। मेरे नज़र के सामने इधर जो बॉडी पड़ी थी वही नज़र अभी भी आ रहा है, क्योंकि वो बूढ़ी औरत थी, उसके बदन के ऊपर 5-6 महीने का बच्चा था और दोनों मरे पड़े थे। वो अभी तक मैं भूला नहीं पा रहा हूँ। मशीन गन का फायरिंग चालू है। आवाज़ सुन के वो बाहर आए देखने के लिए एग्जैक्टली हुआ है क्या है। तो देखा तो एक टेररिस्ट जैसा लग रहा था। टेररिस्ट अटैक का फायरिंग हो रहा है, तो सब भागम दौड़ी में किसी ने चिल्लाया रहेगा फायरिंग हो रही, फायर हो। शूटिंग करते हुए गए, यहाँ पर कम से कम 5-6 बॉडी गिरा हुआ था। उतने में वो अपने आप को, और तब पिताजी भी अंदर थे, उनको बचाने के लिए शटर पुल डाउन कर रहे, तभी उनको हिट हुआ। जिस वक्त कैफे लियोपोल्ड में हमला हो रहा था, लगभग उसी समय 2 और आतंकवादी मुंबई के मेन रेलवे टर्मिनस की ओर बढ़ रहे थे। मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाले 121 साल पुराने छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनस पर हमला शुरू होने वाला था। एक बार फिर एक आतंकवादी ने उतरकर पहले टैक्सी में टाइमर बम सेट किया। बम ठीक 1 घंटे बाद फटने वाला था। बम को सेट करने वाला आतंकी था अजमल आमिर कसाब, मुंबई के आतंक का सबसे खतरनाक चेहरा। कसाब शब्द का मतलब ही होता है कसाई। अभी मुंबई को उसका ये रूप देखना बाकी था। शुरुआत वहां से हुई थी 14 नंबर के। जब मैं पार्सल ऑफिस की तरफ से अपने ऑफिस की तरफ आ रहा था, तब मैंने जो है बम की आवाज़ सुनी। मुझे तो ऐसा लगा था केवल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ होगा। और पीछे मुड़ के देखा तो 2 आदमी जो है AK-47 लेके लोगों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। इस हमले से रोज लाखों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाली मुंबई की रेल पर मानो अचानक ब्रेक लग गया हो। यात्रियों से भरा ये स्टेशन
चंद मिनटों में लाशों के ढेर में तब्दील हो गया। आप पीछे की तरफ जाइए, कोई भी आगे मत बढ़िए, कोई भी आगे मत, पीछे की तरफ जाइए, इस प्रकार में एकदम अनाउंसमेंट करते रहा था। और कम से कम 30 से 40 लोग तो मरे हुए दिखाई दिए वहाँ, कुछ तड़प रहे उसमें से। तकरीबन 20-25 फीट के दूरी पर थे, तो उनमें से एक जो था वो हट्टा कट्टा ऊंचा था और एक ये लंबा चौड़ा आतंकी अबू इस्माइल था, जो इस पूरे ऑपरेशन में इन आतंकियों का कमांडर था। सीएसटी स्टेशन पर करीब 20 से 25 मिनट तक फायरिंग करते रहे इन आतंकवादियों को जवाब दे रहे थे आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जाबाज। एक इधर को गया, भागते नहीं गया, नॉर्मल यहाँ 25-30 मिनट तक वो अपना फायरिंग करते रहे। मैंने उसको देखा, पहचान लिया और वहीं पे मैंने फायरिंग चालू की। जो उनको दिख रहा था उन पर फायरिंग कर रहे थे वो। और मैंने तो ये देखा है कि जो भाग रहा है आदमी, उसके पीठ पे भी गोलियां मारी है उन्होंने। ये करीबन 15 से 20 मिनट, उस वक्त तो 15 से 20 मिनट ही चल रहा था। दूसरे देश के आदमी अपने यहाँ पे आके AK-47 से फायर करना, इट्स अ काइंड ऑफ वॉर। दहशत के मकसद से आए ये आतंकवादी बेखौफ होकर लोगों की जान ले रहे थे। इसी बीच देश के एक बड़े अखबार के फोटोग्राफर सेबेस्टियन को अपने ऑफिस में सीएसटी पर हमले की खबर लगी। निहत्थे लोग बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये फोटोग्राफर सीएसटी स्टेशन के अंदर भागा। एक पिलर के पीछे छुपकर उसने दोनों आतंकवादियों की वो तस्वीरें निकाली जो आज पूरी दुनिया के सामने है। मैं तो ट्रेन में था पीछे, तो उसकी नज़र वो पुलिस वाले पे था। उस टाइम पे मैंने एडवांटेज लिया, पिक्चर्स खिंचवा दी। जब मेरे पास देखने लगा तो मैं छुपने लगा। बुधवार की उस रात मुंबई का ट्रैफिक अपनी रफ्तार से दौड़ रहा था। सीएसटी स्टेशन में हुई दहशतगर्दी से बिल्कुल बेखबर। कसाब और इस्माइल को मुंबई में आए 1.5 घंटा बीत चुका था और अब ये दोनों सीएसटी स्टेशन से बाहर निकलकर रात के अंधेरे में गुम हो गए। हम लोगों ने जो 9 से 10 मिनट का फायरिंग किया टेररिस्ट के साथ, वो जिंदगी का वो लम्हा था, वो आर पार की लड़ाई थी। मैं जाता या वो जाता, दोनों में से एक था। और हमने तो सोच के रखा था कि बस उसे मारना है। ये तो जुनून लेके हम लोग आगे बढ़े थे कि भाई मारना है। आतंकवादियों के जाते ही रेलवे पुलिस ने राहत का काम शुरू किया। 52 लोग मारे जा चुके थे और 100 से ज्यादा घायल थे। मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर्स के कंट्रोल रूम में लगातार फोन बज रहे थे। शहर में अफरा तफरी मची हुई थी। कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि इन आतंकवादियों का टारगेट क्या है और ये कहां-कहां मौजूद है। कंफर्म हमें ये नहीं था कि ऐसे ये 10 टेररिस्ट हैं। उस टाइम रिएक्शन ये था कि शहर में ये स्प्रेड हुआ है। JW मैरियट जू, 4 सीजन्स वर्ली, ये टैक्सी ब्लास्ट वाकोला के पास में, कि शायद वहां भी टेररिस्ट फैल गए। पुलिस की उलझन अभी और बढ़नी थी। जो बम कसाब और उसके साथियों ने टैक्सियों में छोड़े थे वो अब ब्लास्ट होने लगे। कोलाबा से दूर मजगांव और विले पार्ले में टैक्सी ब्लास्ट में टैक्सी ड्राइवर और पैसेंजर मारे गए। पुलिस हेडक्वार्टर्स में तरह तरह की अफवाहें उड़ने लगी। पूरा मुंबई आतंकवादियों की गिरफ्त में है। 50 से ज्यादा आतंकवादी मुंबई में घुस आए हैं। ये अफवाहें पुलिस का काम और भी मुश्किल कर रही थी। वो आतंकवादी जिन्होंने सीएसटी रेलवे स्टेशन पर 150 से ज्यादा लोगों पर गोलियां बरसाई थी, ये दोनों बाकी आतंकवादियों की ओर जाने का रास्ता तलाश रहे थे। लेकिन अपने अगले टारगेट की तलाश में ये दोनों आतंकवादी कामा अस्पताल के अंदर जा पहुंचे। 5 या 2 सेकंड के अंदर ऊपर ने कसाब ने ऊपर से फायरिंग चालू कर दिया। जो हमारे जो इधर सर्वेंट रहते हैं उनको बोला जल्दी जाओ, या काम के आदमी होते हैं उनको बोला पर गेट बंद करो सब पूरा। बाहर गश्त लगाते मुंबई पुलिस के 3 सीनियर ऑफिसर्स जान गए कि आतंकवादी अंदर हैं। उन्होंने रेडियो पर सहायता के लिए पुलिस बुलाई। अस्पताल को सील करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अरुण जाधव उन 4 कांस्टेबल्स और 3 अफसरों में से थे जो उस जीप में बैठे थे।
अचानक जीप पर फायरिंग होने लगी। इससे पहले कि वो समझ पाते कि फायरिंग कहां से हो रही है, तीनों सीनियर ऑफिसर्स और पीछे बैठे 3 कांस्टेबल्स शहीद हो गए। जाधव बुरी तरह घायल थे, लेकिन जान बाकी थी। आतंकवादी इस्माइल गाड़ी चला रहा था। इस्माइल जानता था कि तेजी से निकलती पुलिस की गाड़ी में बैठे आतंकवादियों पर किसी को कोई शक नहीं हो सकता था। तभी वो एक चौराहे से निकले जहां मीडिया का एक बड़ा ग्रुप कैमरा लेकर खड़ा था, जो घटना की हर तस्वीर को कैद करने के लिए बेताब था। पुलिस की गाड़ी देखकर खबर की खोज में जब मीडिया वाले आगे बढ़े तो इस्माइल और कसाब ने उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कॉलेज से फायरिंग हो गया, एक बहुत गोलियां फायरिंग हो गई उधर। तो मैं नीचे बैठा था, कैमरा हाथ ऊपर था, वहाँ से एक गोली आ गई, मेरे हाथ में लगी, मेरे हाथ से लगी, पूरा हाथ मेरा सुन हो गया, मैं नीचे गिर गया था। पाकिस्तान में बैठा कमांडर टीवी पर पल पल की खबर देखकर खुश था, लेकिन एक और अहम टारगेट पर हमले के लिए बार बार फोन पर उकसा रहा था। आठ आतंकवादी मुंबई के स्टेशन, 5 स्टार होटल्स और अस्पताल में हमला करते हुए मुंबई पुलिस और आम लोगों को सकते में डाल रहे थे। वहीं इन आतंकवादियों की 5वीं जोड़ी साउथ मुंबई की तंग गलियों से होती हुई अपने आखिरी और अहम टारगेट पर पहुंची, और यह टारगेट था यहूदियों का स्टडी सेंटर नरिमन हाउस। यह सेंटर रबाई गैब्रियल और उसकी बीवी चलाते थे। रबाई गैब्रियल की बीवी रिवका अपने 2 साल के बेटे मोशे को सुलाकर किचन में खाने की तैयारी कर रही थी। वो कुछ ही महीनों में फिर मां बनने वाली थी। लेकिन ना तो कह रहा था ना कि आपका एक मारा बंदा वहाँ पे 50 मारे बंदों के बराबर है। और फिर जो हुआ वो आसपास के पड़ोसियों ने भी सुना। लड़के बोले अंदर से फायरिंग हो रही है। तो जैसे अंदर घुस गए, सीढ़ी थे ऊपर, तो एक बंदा ऊपर ही सामने गन लेके खड़ा है। तो जैसे गाली गलौज हो गए तो मैंने अपने बंदों को लेके बाहर निकला, बोले उसके हाथ में मशीन गन है, हम लोग मर जाएंगे। जैसा बाहर लेके वहां तक चले गए तो ऊपर से उसने ग्रेनेड फेंका। दोनों दहशतगर्दों ने रबाई गैब्रियल, रिवका और उनके 2 मेहमानों को गोलियों की बौछार से मार डाला। फिर स्टडी सेंटर में रह रही 2 महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए बंधक बना दिया और फोन लगाया पाकिस्तान। आतंकवादियों का कमांडर टीवी पर देख रहा था कि नरिमन हाउस के आसपास लोगों की भीड़ जमा हो रही थी। नरिमन हाउस के आसपास के घर बहुत करीब हैं। अंदर क्या हो रहा है आसानी से दिखता है। कमांडर नहीं चाहता था कि कोई नरिमन हाउस के अंदर आकर आतंकवादियों पर हमला करने की सोचे। लोग में खड़े दाएं बाएं होल्ड करें। बड़ा रहे ना सज्जे खंडे सिविल लोग चलते फिरते नजर आ रहे हैं। ठोकर जो नजर आ रहा है ना उसे मारो फायर। खिड़कियों से छत पर और रास्ते में खड़े लोगों पर गोलियों से हमला शुरू हो गया। तो घेर लिया सब चारों तरफ से। उस तरफ भी 150-200 लड़के इस तरह, और वो हल्ला मचा रहे थे। मगर उन्होंने ये कोशिश की कि हर जगह ग्रेनेड फेंकने की, फायरिंग करने की कोशिश की, ताकि हमें ऐसा लगता था कि उनको बाहर निकलना था। नारीमन हाउस के अंदर जब हमारी फोर्स पहुंची थी तो उन्होंने देखा था कि जो ये बहुत हेविली बिल्ट अप एरिया है, और इस हेविली बिल्ट अप एरिया के अंदर जो सराउंडिंग हाउसेज और फ्लैट्स के अंदर लोग बाग थे, वो फैमिलीज़ वहाँ से शिफ्ट नहीं करना चाहती थी। पर हम नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई वहाँ पे रहे जो गोली का शिकार हो जाए। कुछ ही दूर वीटी स्टेशन और कामा अस्पताल पर हमले के बाद कसाब और इस्माइल ने एक सफेद स्कोडा कार अपने कब्जे में ले ली। प्लान के मुताबिक ये कार उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाली थी, लेकिन कुछ ही दूर पर पुलिस के एक बैरिकेड ने उन्हें रोका। कार के रुकते ही इस्माइल पुलिस की गोलियों का शिकार हो गया, लेकिन कसाब आत्मसमर्पण का ढोंग करते हुए जमीन पर पेट के बल लेट गया। जैसे ही मुंबई पुलिस ने उसके पास जाने की कोशिश की, कसाब पलटा। एएसआई ओमले सबसे पहले कसाब के पास पहुंचे, लेकिन कसाब के जैकेट में छिपी थी उसकी AK-47 राइफल। एएसआई ओमले ने कसाब की AK-47 को अपनी छाती से लगा लिया। कसाब ने अंधाधुंध फायरिंग की और वो शहीद हो गए।
साथ ये हादसा होने से 10 मिनट पहले मैंने पापा के साथ बात की थी कि तब पापा ने बताया कि सुबह मैं जल्दी आ जाऊंगा और ऐसे आते वो मालूम ही नहीं था। इस बीच टैक्सी में रखे बम भी ब्लास्ट हो गए। जिसमें बम था वो टैक्सी आके रुक गई सामने। मैंने क्या सोची ये टैक्सी वो जो पैसेंजर थे वहीं उतरना था उनको और वहीं शायद उन लोग उतरे और रास्ते में वो टैक्सी थी, मुझे आगे क्रॉस करना था, रास्ता पार करना था। मैं पार नहीं कर पाई, उसी टैक्सी पे हाथ रखकर मैं खड़ी हो गई। दोनों पैसेंजर मेरे सामने निकले, भाड़ा दिए और जैसे उन्होंने भाड़ा दे के दरवाज़ा बंद किया, जैसे मैं अपना पहला कदम उठाई क्रॉस के रास्ता, वैसे तुरंत बम ब्लास्ट हो गया। इस धमाके में करीब 4 लोग मारे गए और 10 घायल हो गए। मुंबई के लिए सबसे महत्वपूर्ण रोड में से एक है। पूरे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर टैक्सी के परखच्चे आप देख सकते हैं। तेज धमाका हुआ और आग, पूरा आग की बारिश, 16 धमाका हुआ जोर और मुझे उसका दरवाज़ा उठा के, टैक्सी का जो दरवाज़ा था मुझे 20 फुट आगे फेंका, उठा के बहुत दूर फेंका और जो उसका बम का छर्रा था, मटेरियल जो था वो सारा मेरे ये शरीर से, यहाँ के एरिया से लेकर यहाँ से पूरा मेरे बॉडी में घुस गया। अभी तक सब कुछ कमांडर के मुताबिक चल रहा था, लेकिन कसाब के पकड़े जाने की खबर जैसे ही कमांडर को लगी, उसने अपना पूरा प्लान बदल डाला। रात के 1 बजे मुंबई पहुंचने के 4 घंटे बाद कसाब को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। कसाब जिंदा पकड़ा गया है, यह खबर कुछ ही मिनटों में कमांडर ने टीवी पर देखी। अब कमांडर चाहता था कि कसाब किसी भी सूरत में मुंबई पुलिस की चंगुल से छूटकर उसके कब्जे में आ जाए। कमांडर ने एक बार फिर मुंबई फोन लगाया और अपने मकसद को साफ किया कि इनका मेन मकसद था स्टार्ट में रैंडम और इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करना, किल एज मेनी, जितने ज्यादा इनोसेंट्स को आप मार सकते हो आप मारिए। नॉर्मा रॉबिनविच नैरिमन हाउस में बंधक थी। उन्हें बंदूक का डर दिखाकर इजरायली कॉन्सुलेट फोन करने के लिए कहा गया। फिर नॉर्मा की बात पाकिस्तान में बैठे कमांडर से कराई गई। Hello? You talk to I have already talked to them. I was talking to the consulate just a few seconds ago when they are making their phone call. They said to leave the line free. They are calling the army, the Prime Minister and the army in India from the embassy in Delhi. इसके बाद कमांडर ने दोनों आतंकवादियों को समझाया कि जब भारत सरकार का फोन आए तो उन्हें क्या कहना है। हाँ भैया, आपके नंबर पर इंडियन अथॉरिटीज फोन करेंगे कि क्या चाहते हो आप लोग। आपने कहना जो आपने पकड़ा है वो आधे घंटे के अंदर वापस होने हमारे पास। तो फिर आप ये नहीं, आपने ये नहीं कहना कि इन दोनों को छोड़ देंगे। आपने कहना मेरे पास जितनी यरगमानी मैं सबको छोड़ दूंगा। ठीक है। आतंकवादी भारत सरकार के फोन कॉल का इंतजार करने लगे। रबाई गैब्रियल का 2 साल का बेटा मोशे दूसरी मंजिल पर मारे गए लोगों के बीच अपने माता पिता को ढूंढ रहा था। उसकी देखभाल करने के लिए रखी गई आया सैंड्रा सैमुअल पिछली रात आतंकवादियों की आवाज सुनते ही छिप गई थी। जैसे ही मोशे उसके करीब आया तो उसे सैंड्रा गोद में लेकर बाहर की ओर भागी और उसकी जान बच गई। और ये लेडी वहाँ से जब निकल के आ गई थी, इसके साथ मेरी भी बाद में बातचीत हुई थी, किंतु यही था कि ये बता नहीं पा रही थी कि कितने टेररिस्ट अंदर है। दिल्ली से 400 एनएसजी कमांडोज मुंबई पहुंच चुके थे। ऑपरेशन को एनएसजी ने अपने हाथों में ले लिया था। ओबरॉय में अब तक 35 मेहमान और स्टाफ मारे जा चुके थे। होटल की 18वीं मंजिल पर एनएसजी कमांडोज की हलचल होने लगी तो फहादुल्ला ने पाकिस्तान फोन लगाया। कमरे में आग लगी, अगर मीडिया से दिखा रहे हैं एम्बेसी और बाथरूम में। गिरफ्तारी वाली मेरा भी शक्ल नहीं पैदा होने देंगे, गल याद होगी इंशाल्लाह। बंदे नहीं है कि तू खुद बाहर निकल के आगे उसे लड़े, ग्रेनेड फुट के तो निकल के कोशिश करें ताकि हॉस्पिटल में जा सके। ग्रेनेड फेंक देते हैं दोनों। तो हिम्मत करने की मेरा भी घबराना नहीं है। इंशाल्लाह देखो ना, गोली लग गए तो इंशाल्लाह कामयाबी है।
कुछ ही मिनटों बाद फहदुल्लाह भी एनएसजी हमलों में मारा गया। रात के 10 बज चुके थे। आतंकवादियों के हमले को अब 24 घंटे बीत चुके थे। नरीमन हाउस में भारत सरकार का कोई फोन अब भी नहीं आया था। कमांडर समझ गया कि फोन आएगा भी नहीं। उसने आतंकवादियों से कहा कि वो दोनों बंधकों को मार डालें। कमांडर का मानना था कि एनएसजी का हमला किसी भी वक्त हो सकता है और अगर बंधक बच गए तो एक बहुत बड़ा सबूत भारत के हाथ लग जाएगा। नासिर ने दोनों बंधकों को रात के अंधेरे में मार डाला। मुंबई हमले के 36 घंटे के बाद नरीमन हाउस में छिपे आतंकवादी जानते थे कि उनका अंत आ गया है। कमांडर ने समझाया कि खाना पीना खत्म हो गया है और दोनों आतंकी थक चुके हैं। ये बात एनएसजी कमांडोज जानते हैं। एनएसजी कोशिश करेगी कि वो जिंदा पकड़े जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। नरीमन हाउस में बचे 2 बंधकों के मारे जाने के 9 घंटे बाद एनएसजी कमांडोज ने हमला किया। 1 घंटे बाद कमांडर और आतंकवादियों की आखिरी बात हुई। हेली आ गया ऊपर, हमारे ऊपर हेली आ गया। कितना लगाओ 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 करेगा लगाओ। तो करो, फायर शुरू हो गया, फायर शुरू हो गया। 3 दिन तक कमांडर ने 10 आतंकवादियों के साथ आतंक का खतरनाक मंजर दुनिया को दिखाया। कुल 170 लोग मारे गए और 308 घायल हुए। 26/11 के जख्म आज भी लोगों के जहन में जिंदा है, लेकिन किसी भी मुश्किल हालात से लड़ने की ताकत और भरोसा बरकरार है। तो आप देख रहे थे मुंबई हमले पर हमारी खास पेशकश न भूलेंगे न माफ करेंगे। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई हमले की बरसी पर अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन का बयान आया है। नहीं भूल सकते मुंबई आतंकी हमला, पीड़ित लोगों के साथ शोक में शामिल, आतंक के खिलाफ हम भारत के साथ, बच नहीं पाएंगे मुंबई हमले के दोषी। बड़ी खबर, अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन का बयान, नहीं भूल सकते मुंबई आतंकी हमला, पीड़ित लोगों के साथ शोक में शामिल। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि आतंक के खिलाफ हम भारत के साथ, बच नहीं पाएंगे मुंबई हमले के दोषी। As we mark 14 years since the horrific attacks of November 26th, we join people in India and around the world in mourning the lives lost. 141 Indians, 6 Americans, and victims from 15 other countries from every region of the world, as well as many Mumbaikars, Americans, and others wounded, with scars visible and invisible. We stand in solidarity with the people of India and all nations that lost people on that day. But we must do more than mourn. We have a responsibility to the victims and to people everywhere to bring justice to the perpetrators of the Mumbai attacks, including their masterminds.